नमस्कार, विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज जो हमारा विषय है वो एमएसपी से जुड़ा है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले खरीफ के जो है एमएसपी घोषित किए गए हैं। तो वो एमएसपी कैसे पता लगते हैं, कैसे तय होते हैं, कितना किसानों को फ़ायदा होता है, कितने किसान उससे जुड़े हैं, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज का हमारा विषय है एमएसपी क्या मिला किसानों को। देखिए, इस विषय को और अच्छी तरह हम समझेंगे और ये सबके लिए ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि किसान ही इससे जुड़े हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि एमएसपी जो है वो किसान के लिए आता है, लेकिन इससे सब कुछ प्रभावित होता है। पूरे जीवन पे सच कहें तो किसानों के जीवन पे इसका असर पड़ता है, उनकी आमदनी पे इसका असर पड़ता है। इसलिए थोड़ा एमएसपी को और समझते हैं और ये जानने के लिए देखते हैं ये लघु फिल्म। इस बार केंद्र सरकार की बड़ी पहल रही है कि दलहन के एमएसपी को बढ़ाने के साथ इसमें 200 रुपए का बोनस देना, जो पहली बार हुआ है। देश में दालों की आवश्यकता करीब 23 से 23.5 करोड़ टन की है, लेकिन देश में दालों का उत्पादन करीब 17.3 करोड़ टन होता है और हर वर्ष लगभग 5 करोड़ टन दालों का आयात होता है। देश में अधिकतर दलहन उत्पादक किसान छोटे व सीमांत हैं। सरकार के इस फैसले ने इन किसानों के चेहरों पर खुशियां जरूर ला दी होंगी। सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो किसान दलहन की खेती की ओर मुड़ेंगे, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में इजाफा होगा और साथ ही विदेशों से आयात की जाने वाली दालों की मात्रा में वक्त के साथ साथ कमी आएगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचेगी। कृषि उपज के दाम तय करने की शुरुआत तब हुई जब खाद्यान्न उपलब्धता में कमी होने लगी और सूखा व बाढ़ के साथ अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण खाद्यान्न के मूल्यों में उतार चढ़ाव देखा जाने लगा। सरकार को लगा कि किसानों को कृषि उपज के उचित दाम मिलने चाहिए और उपभोक्ता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित साधने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1965 में एपीसी यानी कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जो कृषि उपज का मूल्य तय करने पर सिफारिश देता था। और फिर 1985 में जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए सरकार ने एपीसी का नाम सीएसीपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया। कृषि उत्पादों के मूल्य तय करने में बस तभी से सीएसीपी की सिफारिशों पर सरकार गौर करती रही है। सरकार का मानना है कि सही और उचित मूल्य से ही कृषि पैदावार और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। आज सीएसीपी करीब 24 कृषि उपजों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। एमएसपी तय करने के लिए सीएसीपी मोटे तौर पर उत्पादन की लागत, निवेशी मूल्यों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्यों में फर्क, बाजार भाव में ट्रेंड, अंतः फसलीय मूल्यों में फर्क, मांग व आपूर्ति हालात, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य कीमतों के स्तर पर प्रभाव, जीवन शैली पर प्रभाव, राष्ट्रीय विपणन मूल्य स्थिति, किसानों द्वारा चुकाई गई और प्राप्त की गई कीमतों में फर्क आदि पैमानों पर गौर करती है। किसी फसल को तैयार करने में कितनी लागत आ रही है, इसे C2 में कहा जाता है और फिर इस C2 में अतिरिक्त 10% जोड़कर C3 तैयार किया जाता है और ये C3 ही रबी या खरीफ की फसलों के एमएसपी की सिफारिश होती है। लेकिन एमएसपी से कई किसान कम ही संतुष्ट हैं और कई बार तो सरकार व किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि सीएसीपी द्वारा तय किया गया एमएसपी उस फसल की उपज लागत से भी कम था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एमएसपी तय करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है? क्या किसानों की बढ़ती लागत, जिसमें खाद, बीज, डीजल के दामों से लेकर श्रमिकों पर बढ़ रहे खर्च के सही आकलन में सीएसीपी से चूक हो रही है? क्या एक ही एमएसपी अलग अलग राज्यों के लिए मान्य हो सकता है?
क्या राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बोनस या राज्य परामर्शी मूल्य को खत्म किया जाना सही है? सवाल कई हैं, लेकिन एक ओर जहां एमएसपी ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने में महती भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर कई फसलों का एमएसपी के दायरे से बाहर होना भी परेशानी का सबब है। एमएसपी कैसे देश के 86% छोटे व सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दे सकता है और उपभोक्ताओं का हित भी कैसे सुरक्षित रहे, इस पर विचार विमर्श आवश्यक है। तो आपने देखा कि एमएसपी जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये जो है किसानों की आमदनी तो तय करने में मदद करता ही है, पर साथ ही कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीदते हैं, खाद्य वस्तु, तो उसके दाम क्या होंगे। वैसे तो कपड़ा वगैरह जो है, कपास, वो भी इसमें आता है, तो उसमें भी बहुत कुछ एमएसपी की भूमिका रहती है। इसी को थोड़ा समझते हैं और एमएसपी के दाम कैसे तय होते हैं, कैसे ये तय किया जाता है कि किसान की इतनी लागत है, उसको इतना मिलना चाहिए पैसा, और उसमें बहुत सी शिकायतें रह जाती हैं, वो शिकायतें भी क्या हैं उसको भी थोड़ा समझते हैं, और सही तरीका क्या होना चाहिए एमएसपी तय करने का, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कई विशेषज्ञ हैं जो इस विषय पे बताएंगे। आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर टी हक साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं पूर्व अध्यक्ष हैं सीएसीपी के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो एमएसपी तय करता है। आपसे प्रोफेसर साहब हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये तय होता है एमएसपी, और बहुत सी शिकायतें किसानों की रह जाती हैं। खरीफ पे भी चर्चा करेंगे और पूरा एमएसपी को भी समझेंगे। साथ में हैं प्रभाकर किलकर जी, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, किसानों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और एमएसपी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभाकर जी। हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी भी हैं, किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एमएसपी से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान। आपसे इसी विषय पर चर्चा रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे तेवतिया जी हैं, सुंदरपाल सिंह तेवतिया जी, जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हैं, खुद किसान हैं, किसानों के मुद्दों की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। एमएसपी से कितना लाभ उन्हें पहुंचता है और कितना नहीं, इस पे चर्चा रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष सिंह जी हैं फतेहपुर यूपी से, किसान नेता हैं, खुद किसान हैं, खेती किसानी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और एमएसपी ये जो नया आया है इसमें और पुराने में क्या फ़र्क रहा, कैसे किसानों की मदद करता है एमएसपी, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जो है डॉक्टर हक आपसे मैं करना चाहूँगा, थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये तय कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है? जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो तय करने का पद्धति है या तरीका है, उसमें एक तो है कि कृषि में लागत, उस फसल का लागत क्या है, वो लागत देखा जाता है। दूसरी बात है कि मार्केट में उस फसल का क्या दाम है, देश के बाज़ार में या विदेश के बाज़ार में, वो भी देखा जाता है। उस फसल का आज के दिन में देश को कितनी ज़रूरत है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, किसकी कमी है या ज़्यादा है, वो देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को अगर इनपुट खरीदना है या दूसरी और चीज़ खरीदना है इंडस्ट्रियल सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से, तो उनका दाम और फसलों का दामों में एक तालमेल हो, कि बहुत ज़्यादा कम बेसी होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी, तो वो भी ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना होता है कि फसल का दाम इतना हो कि रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज का है, जैसे केन का है, शुगर मिल्स का है, कॉटन का, कॉटन मिल्स हैं, वो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं, तो भी देखा जाए कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए उनका रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी एक रीजनेबल हो। ये भी देखा जाता है कि जो आपका इनपुट प्राइसेस में खास करके ओवर टाइम, इस साल अगर फसल का दाम तय करते हैं तो पिछले साल क्या लागत था और अभी कितना चेंजेस हुआ, वो देखना होता है। फिर इन्फ्लेशन में क्या असर होगा, ये सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन है। उसमें कितना किसको वेट देते हैं वो डिपेंड करेगा चेयरमैन के ऊपर या मेंबर्स के ऊपर या बाकी किस तरह का एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर। लेकिन साहब, आप क्योंकि सीएसीपी से जुड़े रहे हैं, एक चीज़ जो अभी 2 दिन पहले खरीफ के मूल्यों की घोषणा हुई है, उसको आप किसान की तरह से अगर देखें तो किसान को उसमें क्या फ़ायदा होगा? जैसे कुछ अगर हम मान लीजिए चावल की, धान की बात करें तो धान में उस हिसाब से 50 रुपये का इजाफा किया गया है जी। तो आपको क्या लगता है, सरकार एक सोच समझ के कि
कदम उठा रही है, क्योंकि धान का हमारे पास स्टॉक भी बहुत है और धान जो है उस चक्र से भी हम निकलना चाहें, तो ये आपको कुछ एक रणनीति उसमें एक दिखती है? बिल्कुल है, क्योंकि कई सालों से ये चर्चा में है कि धान की खेती से खास करके पंजाब हरियाणा के इस सिचुएशन में देखें तो वाटर टेबल जो है ग्राउंड वाटर का काफ़ी नीचे चली गई है जी। वो लगता है कि फसल आगे अगला कोई फसल गेहूं धान के चक्र से किसान निकल ही नहीं चक्कर रहा से है। निकल नहीं रहा है। तो कई सालों से चल रहा है कि चावल गेहूं का अभी स्टॉक भी अच्छा है, अभी जैसे कहा गया ना कि स्थिति भी देखना है। तो उसके बाद अगर उसको डायरेक्शन बदलना है, जैसे पल्सेस में हमारी कमी है देश में, ऑयल सीड्स की कमी है देश में, खास करके एडिबल ऑयल हम 10 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस भी 3 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रोत्साहन देना है आपको पल्सेस के लिए भी और ऑयल सीड्स के लिए भी। तो लेकिन हो नहीं रहा है कई कारणों से कि अभी भी इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी जिसको हम कहते हैं कि असंतुलन बना हुआ है, और जब तक दूसरे फसलों का दाम ठीक ना हो, रिटर्न्स ठीक से ना मिले किसानों को, और दूसरी बात है कि अगर फसल का दाम आपने तय कर भी दिया और आपने खरीदा नहीं और खरीद के कुछ आगे डिस्पोज अप करने का मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया तो भी नहीं होगा। भी बिल्कुल वो क्योंकि अब तक उस पे हक साहब अभी हम और इस पे चर्चा करेंगे। प्रभाकर जी अभी एक सेकंड और 65 से जब से ये हुआ है, मतलब हम शुरुआत किया है इसको, तो उसके बाद से ही एक और इसमें दिक्कत है क्या आई है किसानों के लिए, क्योंकि जानना जरूरी है, बाद में फिर कहीं मैं ही भूल जाऊँ आप भूल जाए, इसको बिल्कुल बताइए, जानना जरूरी है। एक सारे देश से आंकड़े इकट्ठे करके एक औसत रूप में जो लागत होता है उसको लिया जाता है। मान लीजिए किसी स्टेट में 700 रुपये पर क्विंटल पैडी का दाम है, खर्चा आता है, किसी स्टेट में 900 आता है, किसी में 1200, किसी में 1300, किसी में 1400 आता है। आपने उसके बेसिस पे अगर 900 फिक्स कर दिया तो जो 1400 वाला वो तो मर गए। इसीलिए आज के दिन में ज़्यादातर किसान इस देश में किसानी व्यवस्था को लाभकारी नहीं समझते हैं और परेशान हैं, और इसीलिए जब तक काफ़ी परिवर्तन नहीं लाया जाएगा इस जो हम जिस तरह से प्रक्रिया में, और जब तक ठीक से आकलन नहीं होगा और मेथड्स को हम बदलेंगे नहीं, तब तक मेजॉरिटी फार्मर्स को प्रॉब्लम रहेगा। तो असली बात ये है। प्रभाकर जी, अभी जो 2 दिन पहले खरीफ के दाम आए हैं, आप किसानों के लेके अगर हम बात करें तो आप कैसा सोचते हैं, क्या उनके लिए अच्छे दाम आए हैं, उनको लाभ होगा इससे? देखिए, किसान को अच्छे दाम तो तभी माने जाएंगे जब उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा जी। आज लागत इतनी अधिक बढ़ गई है जिसके आधार पर उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वो तो सरकार अभी उससे कोसों दूर है, और इसलिए 50 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये बढ़ा देना, ये एक सरकार को अपनी तुष्टिकरण का बात लगती होगी, हमने किसानों के लिए कुछ किया, पर किसानों को लगना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया। क्योंकि प्रभाकर जी ये बात भी आ रही थी कि लागत बहुत है, जैसे अभी हक साहब ने भी बोला, कुछ क्षेत्र हैं जो भले ही वहाँ बारिश ना हो पर ट्यूबवेल वगैरह, बिजली वगैरह से डीजल का पंप चला के वो अपना सिंचाई कर लेते हैं, उससे लागत जो है बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो औसत है अगर उस हिसाब से लेंगे तो किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा। उस हिसाब से भी नुकसान होगा, और आज भी कटु सत्य यह है कि जहां अभी बोला गया कि 86% छोटा किसान है जी, वो उसको CSCP से कोई मतलब नहीं है, उसका खरीदारी कुछ नहीं हो पाती है। आज हमारे देश के अंदर मुश्किल से 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां खरीदारी की कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था भी नहीं कह सकते उसको, और इसलिए जब तक खरीदारी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, CSCP घोषित करना अपने लिए समाधान मानना है कि हमने किसानों के लिए कुछ किया, किसान तक वो बात पहुंचती नहीं है जी। पंचायत स्तर तक जब तक खरीदी अच्छी नहीं होगी तब तक वो MSP का पूरा लाभ भी किसान को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित करें, साथ में खरीदारी की भी चाक चौबंद, किसानों को उस दायरे में तो लाएं, किसान उसमें हो तो सही। ये बात जो प्रभाकर जी ने किया, और रामलाल जी मैं आपसे, क्योंकि आप तो इस विषय पे बहुत लिखते रहे हैं कैसे लाभकारी मूल्य दिलवाया जाए, आपको क्या लगता है कि MSP से किसान का भला होता है कुछ? प्रोफेसर हक साहब जी जिन मापदंडों की चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले अन्यायकारी वो मापदंड ही है जी, जिनके कारण से किसान को MSP से लाभ मिल ही नहीं सकता। मैं ये कहता हूं, दुनिया का हर उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य तय करता है लागत पर लाभांश जोड़कर, यही फार्मूला है। बिल्कुल सही। और किसानों के लिए जो फार्मूला दिया, उपभोक्ता पे क्या फर्क पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ा उपभोक्ता खुद किसान है, उपभोक्ता है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पे क्या फर्क पड़ेगा, महंगा पे क्या फर्क पड़ेगा,
कच्चे जो कच्चा माल मिलता है उद्योग, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? सबकी ठेकेदारी हमारी है क्या? और यदि ये फार्मूला लागू करना है तो हम तैयार हैं। यही फार्मूला औद्योगिक जगत के लिए लागू कर दो। ये नहीं हो सकता। औद्योगिक जगत को तो कॉस्ट और प्रॉफिट के आधार पर आप फार्मूला देंगे और हमारे लिए 10 तरह के बाध्यकारी मापदंड अपनाएंगे। ये जो अन्यायकारी मापदंड है, सबसे पहले बदलने की जरूरत है इन अन्यायकारी मापदंडों को। इसलिए मापदंड होना चाहिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जितनी लागत आई उस पर लाभांश जोड़ो और कीमत तय करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हो ही नहीं सकता। ये अब तक छलावा सिद्ध हुआ है, आगे भी ये छलावा सिद्ध होगा। और हर सरकार, किसी भी पार्टी का आई हो, वो किसानों के लिए उनका उपजों का लाभकारी मूल्य मिले इसके प्रति गंभीर ही नहीं है। सही बात। इसलिए मैं कोट करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने 2003 में लाल किले से घोषणा की थी, हम किसानों के लिए ऐसा आयोग बनाएंगे जैसा चुनाव आयोग है, उसके लिए संविधान में संशोधन करेंगे, वो ही पूरा नहीं कर सके। तो यहां तो घोषणा तो हो जाती है, उनका जो क्रियान्वित आते आते तो वो जो किसान आयोग निकला वो तो कुछ नहीं था। तो जिस किसान आयोग की उन्होंने कल्पना की थी वो किसान आयोग नहीं बन पाया। और अभी जो भी एमएसपी तय हुए इस वर्ष भी जी, और जिसका प्रचार किया जा रहा है, धान पर 50 रुपए की बढ़ोतरी। अरे भाई, किसमें तुमने बढ़ोतरी की? हमको तो समझाओ। देश में एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है 17%। इसका आधार पर 2014 में कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया गया। बिल्कुल सही। हम भी तो भाई इसी देश के नागरिक हैं, हमें क्यों छोड़ते हो? हमें भी 17% लाभांश दो ना। अभी सारी एमएसपी की सूची देख लो, अभी जो घोषित की है, किसी में भी बढ़ोतरी 3.5% 9% ज्यादा नहीं है। केवल जो दलहन है उस पर 9%, 9.5%। और ये जिसका अभी प्रचार किया जा रहा है 200 रुपए बोनस दे दिया। अरे 500 तो 2010 में दिया था, नई बात क्या किया आपने? और ये तो 1965 जब से न्यूनतम मूल्य समर्थन हुए तब से दिया जाता रहा, अलग अलग फसलों अलग अलग। तो आप दलहन की बात करते हो, प्रतिवर्ष आयात जो दलहन का और तिलहन का दोनों मिलकर 73,834 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, विदेश में भेज देते हैं। और हमारा देश का किसान है जिसको मूंग लागत से कम बेचना पड़े, उड़द लागत से कम बेचना पड़े, अरहर लागत से कम बेचनी पड़े, पर उपभोक्ता के लिए तो दाम बहुत ज्यादा है। हाँ निश्चित, हम ये कहना चाहेंगे, हमसे दाल मूंग खरीदा जाता है 40 रुपए किलो। पिछले वर्ष जो लागत उसका एमएसपी था 40 रुपए किलो हमसे खरीदा गया और उपभोक्ता को मिली 120 रुपए किलो दाल। अरे भाई, मूंग को दाल बनाने में करना क्या पड़ता है? एक मूंग के 2 टुकड़े करो, वो दाल हो गई। कितनी लागत आएगी? 1 किलो पे 1 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, तो आप 40 का 50 वसूल कर लो। तो जहां उपभोक्ता लुट रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसका हम ध्यान हटाने के लिए सारा दोषारोपण कर देते हैं किसानों पर और कहते हैं किसानों का एमएसपी बढ़ गया, इस कारण से गरीब उपभोक्ता मारे जा रहे हैं। अरे गरीब उपभोक्ता को तो वो बिचौलिए मार रहे हैं जो 40 रुपए में मूंग खरीद कर 5 रुपए भी खर्च नहीं करते और 120 रुपए की 80 रुपए का फायदा लेते हैं। अभी हमारे टिंडा की कहानी बताऊं आपको जी। टिंडा जिसने उत्पादन किया उसको मिला 4 रुपए, जो उपभोक्ता खरीद रहा है 20 रुपए से 40 रुपए तक। यानी जिसने टिंडा पैदा किया, खेत उसका, पैसा उसका, जमीन उसकी, मेहनत उसकी, दिमाग उसका और पूरा वर्ष उसका, उसको तो मिले 4 रुपए, लागत भी नहीं। और जिसने टिंडा इधर खरीदा, इधर रखा, 1 किलो में 16 रुपए का लाभ। टिंडा वगैरह तो, लेकिन उसका तो एमएसपी तय भी नहीं होता ना। हम तो मांग कर रहे हैं ना कि हर फसल का 109 फसलें हैं हिंदुस्तान में, 109 फसलों का तय हो एमएसपी जी। तो जब तक सब, और ये जो बात करते हैं कि भाई ये आपस में कोई फसल गेहूं का, चावल बढ़ गई, अरे बढ़ तो इसलिए गई, तुम इनका सबका एमएसपी घोषित करो ना। आप 109 फसलों का घोषित करो तो अपना आप फसलों में अपना आप संतुलन हो जाएगा, अपना आप साम्यता हो जाएगी। आप वो तो करना नहीं चाहते। और फिर एक जो पक्ष और है अनुराग जी, रामपाल जी इस पे आएंगे क्योंकि पक्ष बहुत हैं और अभी सारे उठाने हैं। आपने कई मुद्दे बताए। ये जो चर्चा हमारी रामपाल जी से हो रही थी, आपने सुना कि वो तो एमएसपी पे ही पूरा सवाल उठाते हैं। जो क्राइटेरिया हमें डॉक्टर हक साहब ने भी बताए उस पर और चर्चा करेंगे। थोड़ा और समझना पड़ेगा कि ये फसल का जो हम मूल्य तय करते हैं, इसके क्यों तय करते हैं, पहली बात तो क्यों उसको हम बाजार की ताकतों पे नहीं छोड़ सकते, उसका नुकसान किसान को होगा या फायदा होगा, इसको भी समझेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एमएसपी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इससे किसानों को क्या लाभ हुआ। बात इसमें जो निकल के भी आ रही है कि बहुत कम किसान हैं जो एमएसपी का लाभ ले भी पाते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो इसमें बहुत सी चर्चाएं हैं। अभी जैसे ये भी पता लगा रहा है कि बहुत सी फसलें तो एमएसपी में आती नहीं हैं, उनके दाम किसान को कम मिलते हैं, उपभोक्ता को ज़्यादा मिलते हैं। जो आती भी हैं वो भी किसानों से कम दाम पे ली जाती है, उपभोक्ता को उसके कई गुना ज़्यादा दाम देने पड़ते हैं। ये पूरा एक गड़बड़ी सी है जो पूरी प्रणाली में बनी हुई है। इस पे चर्चा जो है हम अपनी जारी रख रहे हैं और कई और मुद्दे हैं जो आते जाएंगे इसमें। तेवतिया जी, जैसे रामपाल जी ने बताया कि एमएसपी तो किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, उनको उसका कुछ भी लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? रामपाल जी ने बहुत अच्छा विषय रखिया, ध्यान आकर्षित किया है। एमएसपी एक भ्रामक शब्द लगता है मुझे। कोई भी व्यापार करता है, दुकान करता है, वो लाभ के लिए करता है। बिल्कुल सही है। अगर उसको किसी काम में लाभ ही नहीं है, वो क्यों करेगा? बिल्कुल सही है। बहुत से किसान इसलिए, अब तो नया आंकड़ा बता रहा है कि 40 से भी ऊपर फीसदी लोग हैं जो खेती से अलग होना चाहते हैं। किसान के पीछे भी एक परिवार है। खेती करना ही काम नहीं है। आपने लागत मूल्य लगा दिया, उसको उसका प्राइस दे दिया, बाकी परिवार को कहाँ भेजे? वो उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। परिवार को पढ़ाना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, उसी खेती में से। तो अगर लाभ नहीं है तो खेती का मतलब क्या रह गया? इसलिए किसान पीछे है, इसलिए किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता। बिल्कुल सही। इसलिए पूरे देश का कोई भी आदमी अपना काम छोड़ करके खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि लाभ का काम है ही नहीं। खेती 50 रुपये बढ़ाए हैं, वो तर्क क्या है? 55 क्यों नहीं बढ़ाए, 45 क्यों नहीं बढ़ाए? 50 रुपये जो बढ़ाए हैं उसके पीछे तर्क क्या है बढ़ाने का? कौन सा गणित है? किसान की लागत जो है तेवतिया जी, क्या इस 1410 रुपये, 1450 रुपये जो भी मिलेगा दाम, उसमें पूरी हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, आसपास भी नहीं है। और अभी का जो समय है जिसमें हम एक आशंका है कि बारिश भी हो सकता है, कम हो तो लागत और बढ़ सकती है किसान की, ऐसे में क्या इतना मूल्य जो है वो? अगर कुछ भी नहीं होता है, फसल को कीड़ा भी नहीं लगता है, तब भी नहीं है। अगर वो लग गया तो फिर तो बात ही अलग है। और कई गुना उसकी लागत बढ़ गई है खेती की। कम, और खेती तो सरकार भी कराती है, उसके बड़े बड़े फॉर्म है जी, उनको खुद पता है कि कितना उसमें लाभ होता है, कितना पैदा होता है, उसको वो क्यों सब्सिडी देती है? जितने सरकारी फार्म हैं, सरकार उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने के बाद में उनको जिंदा रखे हुए, वरना उनके फार्म बंद हो जाएंगे। इस सरकार को देखना पड़ेगा कि जो इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, उसका मतलब तेवतिया जी यही है कि कम से कम इतना मिलेगा, इससे ऊपर जो लेकिन मैं कहता हूं ये अधिकतम मूल्य है। किसान को इससे ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मैं कहता हूं ये अधिकतम समर्थन मूल्य है। इससे ज्यादा किसान को मिलेगा। कायदे में यह होता है कि इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी। अगर उसके नीचे मूल्य जाता है तो सरकार उसको खरीद लेगी। लेकिन मैं कहता हूं इससे ज्यादा कहां आज तक बिका है जी? इससे ज्यादा किसान को समर्थन मूल्य मिला ही नहीं। ये अधिकतम समर्थन मूल्य है, ये न्यूनतम नहीं है। ये बड़ा भ्रम का शब्द है, इसको समझना पड़ेगा। तेवतिया जी, हमारे एक कॉलर हैं उड़ीसा से, वो कुछ बताना चाह रहे हैं जी। हेलो हेलो। हाँ जी। जी, आप कुछ हमसे बातचीत करना चाह रहे थे एमएसपी पे, बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? तुलसीकेश जैना है। हाँ जैना जी, आपको क्या लगता है एमएसपी कितना बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया रहा। ये जी। किसान को लिए अच्छा दिन आ गया। जो हमारे भी ये उड़ीसा प्रदेश में, वो सारे भारत में जो किसान के लिए जो रेट बढ़ा है, असिस्टेंस बढ़ा है, इसलिए वो किसान को लिए अच्छा दिन आ गया जी। अच्छा जैना जी, आपको धान की प्रमुखता से, आप खेती जो है मुख्यतः तो धान की करते होंगे?
चावल की खेती करते होंगे? हमारे यहाँ पर ज्यादा चावल की खेती होती है। जी, तो चावल का जो एमएसपी में जो इजाफा हुआ है उससे किसान जो है वहाँ खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। 50 रुपया बढ़ा है जी ये चावल के लिए, इसलिए किसानों को बहुत खुश भी है। जना जी, जो लागत है वो आराम से लागत निकल के और लाभ भी हो जाता है इस दाम में? लाभ तो इतना नहीं है, लेकिन जो अब पहले नहीं था, वो जो असिस्टेंट मिला है ज्यादा 50 रुपया है मिला है, इसलिए तो थोड़ी सी किसान के लिए लाभ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जना जी हमसे बात करने के लिए। संतोष जी, जो जना जी से भी बात हुई, ये तो एक खुशी की बात है कि चलिए कुछ बढ़ के मिला। लाभ कितना होता है कितना नहीं वो एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि एमएसपी से कितना फायदा किसानों को होता है? अनुराग जी, इससे कितना लाभ होगा या हो रहा है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया। जी, आज 50 रुपए मिले हैं, कल हो सकता 100 हो जाए, 150 हो जाए। और मैं हक जी की बात से भी सहमत हूँ। और चूंकि किसानों के बीच में मैं काम करता था और मैं भी किसानों के बीच में जाता था कि भैया किसी भी तरह से अपना समरसेबल लगा के आप धान की खेती मत करिए। जी, तो आपने जो कहा कि हो सकता है कि सरकार की मंशा ये भी हो कि थोड़ा सा धान कहीं ना कहीं हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है और तमाम तरह के ये हमें लगता है हर जनपद में 2-4 ब्लॉक ऐसे होंगे जहाँ पे ड्राई जोन घोषित कर दिया बिल्कुल गया। डार्क जोन पे चला गया, डार्क पानी जोन बहुत नीचे चला गया। तो शायद कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा जरूर रही होगी कि धान पे एमएसपी ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, शायद, मुझे ऐसा लगता है। संतोष जी ने भी कहा कि ये थोड़ा समझ आता है कि गेहूं धान के चक्र से किसान को निकलना होगा। विविधीकरण अपनाने की बहुत समय से बात चली कि डाइवर्सिफाई करें, और उसमें दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिट्टी को भी जो है वो उर्वर बनाती हैं, और उसके अलावा छोटा ही किसान आमतौर पे सीमांत किसान ही थोड़ा बहुत डालने लगा लेता था, बड़े किसान भी अब उस ओर आकर्षित होंगे। उस हिसाब से जो 200 रुपये का बोनस दिया गया है वो एक लाभकारी चीज़ नहीं है किसानों को दलहन की ओर मोड़ने के लिए? मैं इसमें दो बातें आती है। एक तो कॉस्ट के हिसाब से देखना, लागत के हिसाब से, दूसरा कि डाइवर्सिफिकेशन का जो नीड है वो उस हिसाब से, और तीसरी बात है कि जैसे इन्होंने कहा हमारे रामपाल जी ने कि अभी जैसे अपना एमएसपी फिक्स किया 4,850 रुपये मूंग का, और मार्केट में आज के दिन में अगर प्राइस देखें मूंग की दाल का तो 12,000-13,000 करके है क्विंटल, बिल्कुल है ना। तो ये जो गैप है, तो वो गैप क्यों है जी? इस गैप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? किसान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना जी। तो किसान को अगर आप कंज्यूमर से को कहते हैं कि खरीदे 12,000-13,000 रुपये क्विंटल में, तो 10,000 रुपया क्यों नहीं दे देते किसानों को? वो फिर जाएंगे दालों की ओर। दूसरी बात एक और है इसमें कि पंजाब और हरियाणा में खास करके मैं जहाँ तक जानता हूँ, पंजाब में तो मैं काफ़ी फार्मर से इंटरेक्ट भी करते रहा, उनकी डिमांड था कि, और एक्सपर्ट कमेटी के उनकी रिकमेंडेशन भी है कि एक तो दाल और दूसरा मेज मक्का पंजाब में काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है, और अगर मक्के के दाम अच्छा किया जाए तो इसमें भी मक्का को उतना इंकरेजमेंट नहीं दिया। पहले जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये तीनों का एक करीब प्राइस होता था, और मक्का को अगर अब थोड़ा सा और इनकरेज करोगे तो उसका मक्का का डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए चाहिए उसको। सिरप वगैरह बनता है, शुगर सिरप बनता है, सब कुछ बहुत कुछ बनता है, मतलब ऐसा कुछ तेल निकलता है, पोल्ट्री फीड वगैरह सब में है। पोल्ट्री फीड में तो डिमांड है ही। तो मक्का को एनकरेज किया जा सकता था, और उसके लिए थोड़ा सा 15 रुपया बढ़ोतरी नहीं करके कम से कम 50 करते, तो ज्वार में अगर 40 किया तो उसमें 50 करना चाहिए था। तो उस तरह से एक बैलेंस थोड़ा सब एक चीज़ में जो सिग्नल एक चीज़ जो रामपाल जी ने भी सवाल उठाया कि जब हम किसानों के लिए तय करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया, आपने बोला क्राइटेरिया उसमें यह भी है कि गोदामों में कितना पहले से पड़ा है। बिल्कुल। यानी किसान अगर अधिक उपज कर देता है तो उसको दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। उसको जो किस्में दी जा रही हैं कि ये उन्नत किस्में हैं, ये आपको ज़्यादा उत्पादन देंगी, वो लगा के अगर ज़्यादा उत्पादन कर ले तो मरता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम जानते हैं कि बहुत से विकसित देश हैं जो सीधी सब्सिडी देते हैं, उनका गेहूँ भारतीय किसान जितना गेहूँ पैदा करता है जितनी कम कीमत पे वो नहीं हो सकता, पर उनका सस्ता है। उसके बावजूद हम उस बाजार को भी ध्यान में रख रहे हैं।
क्या ये क्राइटेरिया गलत नहीं है? ये बिल्कुल गलत है, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं तो शुरू से इस बातों का खिलाफ रहा, और मैं ये कहूँगा कि दुनिया में कहीं भी नहीं, लेकिन हमारा इसमें ही कहना है कि ये क्यों आप सोच रहे, जो पैदा कर रहा है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, वही को मिल नहीं रहा, वो मर रहा है। हाँ, मर रहा है। और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार और आजू बाजू चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कौन सी नीति है? ज्यादा पैदा हो रहा तो निर्यात क्यों नहीं करते? अच्छा, एक तो वो है, दूसरी दो बातें इसमें। एक तो है जैसे आपने हक निर्यात के साहब, बाद एक कहा, मेरे को ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके इसी चर्चा को अच्छा, आप ये ठीक। विचार को थोड़ी देर रोक लीजिए, आप ही से शुरू करेंगे। ठीक। देखिए, एमएसपी पे चर्चा हो रही है और बहुत से मुद्दे हैं, और थोड़ा हमें भी समझना होगा कि कैसे एमएसपी दिया जा रहा है किसानों को। जैसे कई किसानों के फोन भी आए, किसान खुश भी है, कुछ ना मिलने से कुछ मिल रहा, उसी पे हो सकता है उसे संतुष्टि हो, लेकिन उसमें बहुत से मुद्दे हैं, उनको समझते हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एमएसपी पे, और इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है, इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा और समझते हैं इस मुद्दे को और देखते हैं ये लघु फिल्म। कृषि उपज के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना आवश्यक है। इससे अत्यधिक उपज होने पर दामों को नीचे गिरने से रोकने में मदद मिलती है, और साथ ही बिचौलियों के चंगुल में भी किसान फंसने से बच जाता है, और भुगतान तो सुनिश्चित रहता ही है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि NSSO का एक सर्वेक्षण कहता है कि देश के करीब 40% किसान खेती छोड़ने को तैयार हैं? क्यों मंडियों तक किसानों की पहुंच कम है? क्यों करीब 30 से 35% ही सरकारी खरीद होती है और बाकी निजी कारोबारियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है? अगर हमारी विपणन नीतियों में कुछ खामी के कारण हमारे भंडार खाद्यान्न से भरे रह जाते हैं, तो इसमें किसानों का क्या दोष? क्या इस बात का बहाना लेकर हम बढ़ती महंगाई के बीच एमएसपी में इजाफे को नकार सकते हैं? जो फसलें एमएसपी के दायरे से बाहर हैं, जैसे अंडे, दूध, सब्जियां, फल आदि, उनके दाम एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की तुलना में कई गुना बढ़े हैं। तो फिर महंगाई का दोष एमएसपी के सिर क्यों? जिन राज्यों में फसल खरीद में निजी कारोबारी अधिक हैं, वहां के किसानों को सरकार द्वारा तय एमएसपी से काफी नीचे दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। एमएसपी ने किसानों को अच्छे दाम दिलवाने में सार्थक भूमिका निभाई है, लेकिन इसका लाभ आज भी करीब 70% किसानों को नहीं मिल रहा है। एमएसपी की अवधारणा में शायद कोई कमी न हो, लेकिन इसे तय करने के साथ खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक है। इस सब के बीच एक राय यह भी बन रही है कि एमएसपी के कारण किसान उन्हीं फसलों को उगा रहे हैं जिनके दाम अच्छे और सुनिश्चित हैं, जिससे विविधीकरण न होने से कीटों का प्रकोप, अधिक संसाधनों की आवश्यकता, मिट्टी की घटती उर्वरता जैसी कई परेशानियां सामने आ रही हैं, और साथ ही किसानों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो रही है। अब इन तर्कों के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई खेती को बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए, या संसाधन विहीन किसान की मदद के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है? खेती को अगर लाभकारी बनाना है तो एमएसपी अहम है। जरूरत अधिक सरकारी खरीद केंद्र खोलने की है, और वो भी ग्राम या पंचायत स्तर पर, क्योंकि मंडी तक जाकर एमएसपी का लाभ लेने की क्षमता हर किसान में नहीं है, और परिवहन लागत को बचाने के लिए भी अधिकतर किसान अपने खेत में ही कृषि उपज किसी कारोबारी या निजी कंपनी को बेचने के लिए विवश हैं, और कई मामलों में अगली फसल की तैयारी में देरी के कारण भी किसान औने पौने दामों पर फसल बेच देता है और गरीबी व कर्ज के चंगुल में फंसता चला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के करीब 14 करोड़ किसानों की आवश्यकता है,
और सभी को इसका लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना होगा। किसानों के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, देश के लिए। ये जो एमएसपी पे बात हो रही है, देखिए आपने देखा कि कितने मुद्दे से जुड़े हैं। बात एक ये भी है कि जब 80% किसान इस दायरे से ही बाहर हैं, तो एमएसपी जो घोषित किया जाता है उसका लाभ कैसे मिलेगा। देखिए बहुत से आज भी देश में ऐसे किसान हैं जो एमएसपी से काफ़ी नीचे दामों पे अपनी उपज को बेचते हैं, और ये हम जानते हैं गलत है, गैरकानूनी भी है कई जगह, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। उसके कई कारण हैं। देश में 86% किसान जो हैं छोटे और सीमांत किसान हैं। उनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी छोटी जो उनकी उपज है उसको ले जाके कहीं मंडी में बेचें। उसमें तो खर्चा परिवहन का ही बहुत हो जाएगा, आने आने का ही बहुत हो जाएगा, तो वो भी अपने पास के किसी को दे देते हैं, वही आगे जाके बेच के आए। बहुत सी बातें हैं जो इससे जुड़ी हैं। हमारे साथ सुभाष निगम जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निगम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो एमएसपी है ये कितना किसानों की मदद कर पाया? किसानों की ज़्यादा मदद नहीं हो पाई है, और इस वर्ष भी जैसे 12 जून तक 2.46 लाख टन जो है हेक्टेयर में दलहनी फसलों को लगाया गया है। सरकार ने ज़रूर ये जो 200 रुपये का बोनस दिया है। 200 रुपये का बोनस दिया है, तो उनको उम्मीद है कि ये तीनों प्रमुख जो दलहन फसलें हैं, ये उड़द, मूंग, अरहर का, इसकी तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, किसान इसकी खेती बढ़ाएंगे। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भी यह है कि जो इन तीनों दलहनी फसलों की जो नई किस्में जो ज़्यादा पैदावार देती हैं, उसकी तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित होगा, और शायद वो ज़्यादा पैदावार करके दलहन की बढ़ा लें। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है दालों का आयात करने पे का फैसला लिया है। ये खुद ही स्पष्ट कर देता है कि दलहन फसलें जो है हमारे यहाँ मांग से बहुत नहीं कम बढ़ेगा। हाँ, एकदम बढ़ेगा में नहीं, और मांग कहीं ज़्यादा है। उसको देखते हुए जो है हमारे यहाँ उत्पादन जो है उतना नहीं हो पा रहा है, और ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है। ये एमएसपी की जहाँ तक बात है निगम साहब, और अन्य फसलों की भी अगर बात करें, तो उन फसलों में क्या एमएसपी का लाभ किसान ले पाते हैं? जब इतने लोग ही एमएसपी से नहीं जुड़े हैं, किसान 80% तो बिल्कुल अलग है, हो सकता है और ज़्यादा हो यह आंकड़ा, तो उसका फिर कैसे हम एमएसपी से कुछ लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आकलन कैसे करें? जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हमारे यहाँ जो किसान है, लघु और सीमांत किसान जो है, उनका 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले हैं जी, और उसमें भी जब परिवार बढ़ रहा है तो और टुकड़े होते चले जा रहे हैं जी। तो उसकी वजह से क्या है कि ये ना खेती, और नई युवा पीढ़ी जो है वो खेती पे ज़्यादा उनका लगाव भी नहीं है। वो खुद ही खेत से पलायन कर रहे हैं, शहरों में आके नौकरियां कर रहे हैं अपने, तो उसकी वजह से है ना ये नहीं हो रहा। और फिर दूसरे किसान का भी जो बिचौलिए जो होते हैं, जो उसके साथ लूट मार होती है, मंडी में उसके साथ जो धोखाधड़ी होती है, ये सब, तो उससे बहुत परेशान होता है किसान। खुद ही बिजली पानी इससे परेशान है। और वो जो है अपने जो ये कारपोरेट घराने वगैरह जैसे हैं, इसमें भी तो कई शिकायतें हैं। कई जगह हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा जो पूरी तरह फेल हो गई है। वहाँ किसानों को वो पैसा नहीं मिला। और ये क्या कल को ऐसा तो नहीं कि आप एक सिस्टम से बाजार उनके हाथ में जाएगा, उसके बाद मोनोपोली शुरू हो जाएगी? ये भी तो एक जो है हमेशा संदेह रहता है कॉर्पोरेट के साथ। बहुत बड़ा जो है ना, तो उसमें एक मुद्दा यही है कि एमएसपी से कैसे फायदा नहीं चाहिए। कारपोरेट घराना कभी भी खेती में आएगा, कोई लाभ नहीं होने वाला। बिल्कुल जी। आखिर हमने समर्थन मूल्य इसलिए घोषित करना शुरू किया कि व्यापारी उनकी लूटमार करते थे जी। हमने एपीएमसी कृषि उपज मंडियां इसलिए शुरू की कि वहां पर एक सामने सबके सामने सब कुछ स्पष्टता से हो। और आज फिर से कारपोरेट घराने यदि घर पर जाकर खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बीच में लेकुना फिर से आ रहा है। उसका एक समाधान और है। एक बात और केवल मैं कहना चाहता हूँ, जो एमएसपी घोषित करता है उसने खरीदारी की भी गारंटी लेनी चाहिए। ये सबसे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जब सारी वस्तुओं पर आप हक साहब इसमें क्या सोचते हैं? क्योंकि किसान अपनी चीज बेचे तो उसको वो केंद्र भी तो खुले होने चाहिए ना। कपास का बिल्कुल सभी चीजों का अगर लोकल लेवल पे केंद्र नहीं होगा खरीदने की और व्यवस्था नहीं होगी उसको ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का, तो दिक्कतें आएगी। तो पहला तो वो जरूरी है, और मेरे ख्याल से करना चाहिए। सरकार ने कहा भी है कि हम करेंगे और करना चाहिए। जो कम दाम पर खरीदता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे मार्केट का बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने भी, कहा कि मार्केट के ऊपर अपने छोड़ा तो मार्केट एक्सप्लॉइट करते थे, इसीलिए ही एक्चुअली ये सारा सिस्टम डेवलप किया गया था। लेकिन अगर इस सिस्टम को आप परफेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो आएंगे, वो भी आएंगे। और उसको रोकने के लिए रोकना भी जरूरी है, क्योंकि पहले तो अब आज के दिन में सभी लोग कहते हैं भाई मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट टेक्स केयर।
तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या है? नहीं भट्ट साहब, इसमें मेरा एक कहना क्वेश्चन है, ये है कि मार्केट हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं चाहते, लेकिन मार्केट में इस तरह का लोग जब एक्सप्लॉइट करें। अभी देखिए अभी क्या हुआ, दलहन के दाम, आप मूंग का दाल जो है आप 40 रुपये किसान को देते हैं, आप बाजार में आज का दाम 1300 नहीं 13,000 इसका हिसाब है अनुराग जी, उसका क्विंटल सबसे की ये जगह। है कि जैसे आपने हम कहे कारपोरेट को आप खरीदारी से बाहर कर दो, क्यों कर दे? एक विकल्प किसान के पास होना चाहिए। नहीं, सारी दुनिया खरीदे, कारपोरेट हो चाहे सामान्य हो, सबको खरीदारी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एमआरपी लिख दो। आप जब सारी चीजों पर आप अधिकतम मूल्य देखिए, हम लिखते थोड़ा हो, विषय से इधर जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है एमएसपी जो है, MSP अगर हम जो उस पे रहे है, उसका फायदा किसान को कैसे मिले? एमआरपी लिख करके, एक विषय बताता हूं आपको। एमआरपी लिख करके एक मिनट आप MRP घोषित कर दो ना। 200 रुपए की चर्चा की गई बोनस की, 500 रुपए बोनस 9-10 में दिया गया था दलहनों पर, और उसी साल मूंग 3670 था एमएसपी, बाजार में बिका 1800, और हमने लगातार किया आंदोलन। हम 2010 से अब तक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। तो एमएसपी घोषित कर भी देंगे तो किस काम की है जब तक खरीद नहीं हो? जबकि ये सीएसीपी ये कहते हैं ये गारंटेड मूल्य है, ये भारत सरकार की गारंटी है। यदि सरकार नहीं खरीदेगी, किसानों को कम दाम में बेचना पड़ा, तो सरकार उसकी अंतरराशि देकर भरपाई करेगी। हमने क्लेम किया पिछले वर्ष ही 3 फसलें नहीं खरीदने से राजस्थान में अकेले में 11 अरब 75 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है किसान को। हम मांग कर रहे हैं सरकार से इसको दे। पिछले 5 सालों में 80 अरब रुपए का घाटा हुआ अकेले राजस्थान के किसान को 7 फसल नहीं खरीदने से। किससे एमएसपी की बात कर रहे हैं हम? इसलिए, और ये जो कह रहे हैं हम 200 रुपए हमने दे दिए, जो सरकार प्रचार कर रही है 200 रुपए दे दिए इसलिए दलहन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो तब तो खरीदोगे। हाँ बिल्कुल, खरीदना भी जरूरी है। संतोष जी, आपके क्षेत्र में आप क्या सोचते हैं? किसान जो है उसके साथ समस्या ये है कि एमएसपी की घोषणा तो हो गई, उसने उपज भी ले ली, बेचने के लिए जो केंद्र हैं वहां पर भी तो बहुत गड़बड़ियां हैं। ये पूरा एक साथ मिलके ही होगा। शुरुआती दौर पे ये कह चुके कि एमएसपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है खरीदारी, और चूंकि जहां से हम आते हैं वहां तो हम 2-3 वर्षों 4 वर्षों से देख रहे हैं, बल्कि पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं कि जिन्हें शुद्ध रूप से आप कहते हैं बिचौलिए जी वही खरीदते होंगे। आप आज सूचना के अधिकार में किसी भी तरह से जानकारी कीजिए कि वहां पे कितनी खरीद हुई है, खरीदारी पूरी दिखा रहे हैं, और किसान से एक भी दाना नहीं खरीदा गया। तो एमएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण कि हमारा गेहूं वहां खरीदा जाए, हमारा धान खरीदा जाए, हमारी फसल खरीदी जाए। हमारे यहाँ कहावत है, बोले सो कुंडी खोले। आपने बोला है, आपको खरीदना चाहिए। मैं ये व्यवस्था नहीं, ये चीज कह चुके ना कि इसके लिए प्रदेश सरकारों को कहीं ना कहीं आगे आना होगा। ऐसा प्रदेश सरकार नहीं, इसमें जो एमएसपी घोषित करता है वो खरीद के लिए जिम्मेदार है, और जो प्रदेशों को दे रखी है वो है विकेंद्रित खरीद योजना, एक आपने लॉन्च की हुई है। उस विकेंद्रित खरीद योजना में कुछ इंसेंटिव देता है सेंटर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इट्स द बाउंड ऑन ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एमएसपी घोषित करेगा वो खरीदेगा। इसलिए आज एक विषय बना दिया, पूरी एमएसपी ने ये विषय बना दिया, ये खरीदे वो खरीदे ये खरीदे, खरीद की जिम्मेदारी किसकी? कई सारी एजेंसीज का लोकल की अपनी है। एक सेकंड जरा, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जब से शुरू हुआ उसका एक पर्पस यही था कि मार्केट में उससे नीचे बिकना नहीं चाहिए। जब भी मार्केट में उससे नीचे जाएगा सरकार को खरीदना पड़ेगा। तो जब सरकार व्यवस्था करेगी उस तरह के खरीदने की, तभी खरीदारी होगी। तो वो अभी तक एक्चुअली 2-3 फसलों को छोड़ के बाकी है ही नहीं व्यवस्था। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते प्राइवेट वाले ना खरीदे, लेकिन प्राइवेट वाले खरीदे तो कम से कम न्यूनतम मूल्य जो है उससे कम में ना खरीदे, उससे ऊपर दे के खरीदे। इसका तरीका है, मेरा कहना है, अभी मेरा कहना है छोटा सा एक ब्रेक ले रहा है, वहाँ बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है और किसान बिचौलियों को दे रहा है। तो जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। देखिए अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और चर्चा जो है वो एमएसपी पे हो रही है। आप सब जानते हैं बहुत सी बातें हैं जो इसमें उभर के आ रही है। थोड़ा आगे ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एमएसपी का दायरा भी बढ़ाएं और किसान को उसका सही लाभ पहुंचे, ये कैसे तय करें, इस पर चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए पहले, बी दूसरे,
सी तीसरे या डी चौथे? सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते शनिवार और रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि एमएसपी से किसानों को क्या मिला। देखिए, ये बहुत अच्छी एक खबर रही लोगों के लिए कि एमएसपी में जो खरीफ के एमएसपी आए उसमें दाम बढ़े और 200 रुपये का जो दलहन के लिए बोनस दिया गया वो भी एक अच्छी पहल है। लेकिन बहुत से किसान अभी एमएसपी के दायरे से ही बाहर हैं। अगर एमएसपी का सही लाभ हमें देना है तो उन किसानों को भी उस दायरे में लाना होगा और उससे भी बड़ी चीज़ खरीद केंद्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रामपाल जी, कैसे आपको लगता है कि एमएसपी की अवधारणा से हमें कोई शिकायत नहीं है, किसान को लाभ हो यही एक कोशिश थी, कैसे वो लाभ पहुंचे इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? अनुराग जी, सबसे पहला काम होना चाहिए, देश की मंडियों में जो नीलामी बोली शुरू होती है वो शुरू हो न्यूनतम समर्थन मूल्य से। दूसरा, खरीद केंद्र हो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति। तीसरा, जो ई उपार्जन पद्धति मध्य प्रदेश ने शुरू की जी, वो हो सब फसलों के लिए लागू हर स्टेट में। चौथी, यदि सरकार खरीदने में अक्षम रहे, किसी भी प्रकार से खरीद नहीं पाए, तो जितना कम दाम एमएसपी से किसानों को मिला है वह अंतर राशि घाटे की भरपाई के रूप में सरकार दे किसानों को। और एक मैं कोट करूंगा टीटी कृष्णमाचारी 1964 का उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहा सरकार केवल 2 काम कर दे, किसान को लाभकारी मूल्य दे दे, उसके घर से उसकी फसल खरीद कर ले, तीसरा काम कुछ करने की सरकार को जरूरत नहीं, किसान अपना आप कर लेगा। जी, बहुत बढ़िया बात कही रामपाल जी। और ये बात सही भी है कि एक तो जब बोली ही आपके एमएसपी से शुरू होगी तो उससे ऊपर ही जाएगी, तो इसका लाभ जरूर किसान को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं तेवतिया जी, किस तरीके से एमएसपी का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जाए और किसानों को लाभ हो? देश का जो किसान है वो इस हालत में नहीं है कि वो इस सारे संकट को झेल पाए। पूरे देश की फसल एक साथ आती है और एक साथ ही वो बिकती है। बाजार उसका शोषण वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि फसल आ गई, उसको क्या करेगा? भंडारण की अगर व्यवस्था हो जाए, अब चूंकि भंडारण करेगा उसके पास में इतना उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उतने जितने का उसने भंडारण किया है बैंक से बिना ब्याज के उसको पैसा मिल जाए। उसका धन जो उसका भंडारण हुआ है उसने रख दिया है, जब उसको उचित मूल्य लगेगा बेचेगा। तो वो तो वेयर हाउस की स्कीम है, वो नहीं है, किसी किसान को नहीं मिलती, वो व्यापारियों के लिए होगी बड़ी बड़ी जगह। और कहाँ की सरकार के पास भी कहा सारा खेत खुले में रखा है, सारा अनाज भी। छोटे छोटे वेयर हाउस बने, एक्ट है जिसमें कोई भी अपनी फसल को नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, छोटे छोटे बने, पूरे हिंदुस्तान बड़े बड़े नहीं है। इसको एग्जीक्यूशन नहीं और बैंक उसको पैसा दे, बैंक उसको उसका सारा पैसा दे दे तो वो अपना काम चला लेगा और समय पर उसको बेच देगा, उसका शोषण नहीं होने का है। मजबूरी क्या है? मंडी में ले जाना है उसको, मंडी में ले जाने के बाद जो भी रेट होगा उसको बेचना पड़ेगा। मंडी में शोषण होता है, मुझे पता है कि किसानों से बात करते हैं कि उसको मंडी शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन किसानों से लिया जाता है जी। हमारे कहने के बावजूद भी वो देते हैं, 2% पैसा काट कर उसको पैसा देते हैं व्यापारी। यदि आज पैसा चाहिए तो आपको 2% काट कर भी दे देंगे हम, उसको सारी जानकारी वो हर तरीके का, सच कहें तो किसान को हर तरीके की परेशानी जो है वो सच कहें तो बुआई से लेके और बेचने तक हर स्तर पे आ रही है। दूसरा, उनको जैसे हमने कच्चा दाल है बेच दी, उसको प्रोसेसिंग की क्रिया और उसको छोटे छोटे कल कारखाने दाल भी वो बनाना शुरू कर दे। अगर किसान अपने माल का प्रसंस्करण जो है उससे भी किसान को जोड़ा जाए, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। हल्दी बुआ दी हमारे यहाँ, हल्दी लेने वाला कोई नहीं है, उसको उचित मंडी नहीं मिली तो बिचौली आकर के उसको सस्ती में बेचना पड़ा, इसको मैं ले कहाँ जाऊंगा? संतोष जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके के प्रयास होने चाहिए कि एमएसपी का लाभ वाकई में किसानों को मिल पाए? पी के लाभ के लिए सबसे पहले भाई साहब चार्ज जी जो कह रहे हैं, नए पंचायत स्तर पे, ये सच है कि नए पंचायत स्तर पे खरीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए और भंडारण की व्यवस्था भी हो सके तो वहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि हम खरीदते हैं, भंडारण करते हैं और फिर उसी को वितरण प्रणाली में भेजते हैं। और एमएसपी का क्राइटेरिया भी बदलना चाहिए। का क्राइटेरिया इसलिए बढ़ाना चाहिए कि जो हमारा भंडारण का खर्चा है, जो किसान चाहें वो जैसे मई जून में नहीं बेच रहे हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब भी बेचें, तो जो भंडारण का खर्चा है गवर्नमेंट सरकार वो भंडारण का खर्चा उन किसानों को प्लस करके दे। और जो आप कह रहे हैं कि बैंक से उनके लिए ऋण की व्यवस्था कराई जाए, ये सत्य है, उनको पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा तो अपना बेचेंगे। और जो सरकार के भंडारण में नुकसान हो रहा है, लाखों टन गेहूं गल रहा है। निगम जी, आपको क्या लगता है, जैसे हमने सुना क्या क्या तरीके हैं, आपको क्या लगता है कि एमएसपी में
एक तो इस दायरे में और भी फसलें लानी चाहिए, सब चीज़ें जो हैं उसके दाम न्यूनतम तो सुनिश्चित होंगे, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे इसका लाभ और किसानों को दिया जा सकता है और ज़्यादा किसान इससे जुड़े, इसका जैसे इसके लिए क्या करना? सभी हमारे साथियों का कहना था कि खरीदारी पे ज़्यादा होना चाहिए। अब नेफेड है, उसको खरीदारी का, लेकिन उसके पास आते ही नहीं, वो खरीदारी जितना लक्ष्य होता है वही पूरा नहीं कर पाते। नहीं खरीदारी वो करते नहीं, हाँ, क्योंकि वो सब बिचौलिया, वो बिचौलिया, किसान सीधे नहीं पहुंचते। वो दूसरे पंजाब में उन्होंने कुछ जिलों में ऐसा किया है कि किसानों ने अपने ही है ना बिक्री केंद्र बना दिया, खेत के पास ही बना दिए हैं, और वो अपना सामान वहीं रखते हैं, वहीं बेच देते हैं, वो सरकार को ही नहीं देते। वो अपने कहने लगे कि सरकार से ना तो पैसे मिल रहे, आज अगर हमसे खरीद लिया तो पैसा मिलेगा 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, उसमें भी कटौती हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि 2% इसमें। तो इस तरीके से ये जो वो बाजार की एक बात हो गई निगम जी की, बाजार के तो कई विकल्प देने पड़ते। एक डायरेक्ट सेलिंग की भी हम बात करते हैं कि किसान, और उसकी कोशिश भी हो रही है कि किसान को बेचने के लिए सीधे बाजार मिले, लेकिन मुख्य बात इसमें यही है एमएसपी के दायरे में सब आ पाए। इसमें और भी फसलें आनी चाहिए, है खाली यही नहीं है कि आपने जो है गिनी चुनी जो 2-4 सब्जियां हैं वो ही आपने कर दिया। अब प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाता है किसान, वो इतना परेशान हो जाता है, उसके सारी फसल चौपट हो जाती है। अब पता चला कि उसने फसल बोई भी कर्ज लेके वगैरह, अब आपने आगे एमएसपी भी घोषित कर दी, जब उसकी फसल ही नहीं है तो वो क्या बेचेगा और क्या करेगा। और उसमें कृषि बीमा वगैरह ये सब बातें भी उसमें आ रही हैं। हालांकि इन्होंने अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में किसान जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। SMS से भी प्राकृतिक उसकी मौसम की जानकारी देनी वगैरह शुरू की है। लेकिन ये कितने किसान, हमारा किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। अब आपने तो कह दिया जी कंप्यूटर पे या फलाने उस पर आ जाएगी, वो उसको पता ही नहीं, वो तो अपने पुराने परंपरागत जो तरीके हैं उन्हीं को अपना रहा है, उसी से खेती कर रहा है, उन सबसे जोड़ने के जो प्रयास हैं वो चलने चाहिए। तो ये सब जी, आपको क्या लगता है कि एमएसपी जो है कितना प्रासंगिक है, कितना सार्थक उसको और कैसे बनाएं और क्या तरीके होने चाहिए? देखिए, जो आदरणीय रामपाल जी ने कहा है और बाकी सब लोगों ने कहा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। और इसके अंदर मेरा जो आज बार बार चर्चा आ रही कि दलहनी फसलों की हमारे यहाँ कमी है, तो उसका जो दूसरा पक्ष है, हमारे यहाँ पर जो जलवायु है वो गेहूं और चावल के लिए बहुत अनुकूल है। दलहनों के लिए उसके प्रकार के जितने खोज होकर के उनको जितनी सुरक्षा चाहिए और कुल मिलाकर के किसानों को जितनी सुरक्षा चाहिए वो आज उपलब्ध नहीं है। किसान पग पग के ऊपर खतरे से खेलता रहता है, और इसलिए उन सारों को भी इसके अंदर जोड़ करके उसका आकलन जब होगा, और जब तक उसको खरीदने की गारंटी नहीं रहेगी। अभी ये कहा गया कि कुछ कुल 24 फसलों की यहाँ पर एमएसपी घोषित होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि 109 फसलें ऐसे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हल्दी है, आलू है, प्याज है, ये तो नॉन पेरिशेबल है, कभी खराब बहुत देर में होते हैं, इनकी एमएसपी क्यों नहीं घोषित होती है? और आलू किसान की तो हम व्यथा जानते हैं कितनी बुरी किसानों की तो हम जानते हैं क्या हालत होती है जी। तो इसलिए एमएसपी का दायरा कई अन्य फसलों तक जाना चाहिए। कम से कम जो मुख्य फसलें हैं, चाहे वो बाग बगीचे वाले हों, चाहे सब्जी के अंतर्गत आती सब्जी वर्गीय हो, या फिर मुख्य फसलें हों जी, और 100 से आसपास, कुल मिलाकर 100 के आसपास कृषि जिनसों का कृषि समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए। जी हक साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार एमएसपी की घोषणा करे? बहुत अच्छी बात है, खरीदने का भी इंतजाम करे। बिल्कुल करना चाहिए, उसके बिना तो इसका मतलब ही नहीं रह जाता। फिर क्या तरीका है एमएसपी का दायरा और बढ़ाने का? जैसे हमने पहले भी बताया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। पहले तो आपको डिसीजन लेना होगा कि हर एक चीज़ों का जब भी मार्केट में उनका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो आपको खरीदना ही है, और खरीद के आप डिस्पोजल कैसे करेंगे उसका भी एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। राइस एंड व्हीट में सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि 3 चीज़ एक साथ साथ हुआ, तो उस समय आपको ध्यान में होगा। 65-66 में सरकार ने 3 बड़ी चीज़ की थी। एक तो कि CACP को क्रिएट करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की, फिर FCI क्रिएट करके उसको खरीद के स्टोरेज करके, फिर PDS का सिस्टम क्रिएट करके उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात की, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी हो उस टाइम, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, ड्वार्फ वैरायटी बोनी राइट आया, तो एकाएक फिर रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। तो ये तीनों का फल था, और अभी भी वही ऑब्जेक्टिव है कि हम कई चीज़ों में अभी भी हम उत्पादन कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारे अभी भी लो है, तो किसानों को इंसेंटिव्स देना है, और इंसेंटिव्स के साथ साथ तभी इंसेंटिव होगा कि पल्सेस का दाम तो आपने फिक्स कर दिया, पल्सेस को प्रोक्योर नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा किसानों को। तो इसलिए हर एक, मैं तो कहूँगा हर एक फसलों का इसी तरह से इंसेंटिव देकर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। और प्रोडक्शन खाली बढ़ाने से नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ा के आपने मार्केट प्राइसेस कम कर दिया तो फिर किसानों को नुकसान हो जाएगा, तो उनका इनकम सपोर्ट
जी, के रूप में बहुत देना जरूरी है। है, बहुत इनकम उनका इनकम कभी भी कम ना हो, किसी का इनकम कम नहीं होता। अब सरकारी किसान का ही खत्म नौकरों होता का है। सिर्फ किसानों का ही होता है। हम तो हरदम 10%, 15%, 17% करके डीए ले लेते हैं जब दाम बढ़ता है, लेकिन उनका जब चीज़ों का दाम बढ़ता है, इनपुट्स का दाम बढ़ता है, बाजार में ज़्यादा दाम से खरीदना पड़ता है, तो उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण जब तक पॉलिसी बनेगी नहीं और एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वे में सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, तो किसानों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। और दुनिया में हर जगह इस बात को जानते हैं और होता भी है। आपके अमेरिका में भी फसल नहीं बोने के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता देती है, पैसा बिल्कुल, मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ फसल इतना मेहनत करके फसल बो के भी उसका अगर राइट प्राइस नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे नीति में, नियत में और लोगों की मतलब सोच समझ में कमी है जी। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो करना। मेरे ख्याल से कुछ समाधान भी इसमें जो है वो निकले हैं और लोग भी समझेंगे। और मुझे जो इसमें एक बात लगी कि देखिए, किसान की आय बढ़ाने में किसान तो मेहनत कर ही रहा, सरकार भी एमएसपी दे रही, थोड़ा जो खेती से अलग लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। हम महंगाई और उन सब का दोष देके अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। किसानों को दुनिया भर में बड़े देशों में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, सब्सिडी दी जाती है, पैसा दिया जाता है खेती ना करने का भी। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम तो अन्नदाता मानते हैं, हम तो भगवान के तौर पर किसान को देखते हैं। उनकी जिम्मेदारी भी हमें समझनी होगी, उनके साथ जुड़ना होगा। और एमएसपी एक मुद्दा है, उससे जुड़े और भी बहुत मुद्दे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई कि आपको दाम बढ़ा के मिले, एक अच्छी शुरुआत है कि 200 रुपये का बोनस भी मिला दलहन में, और उसमें जो किसान हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन ये फ़ायदा और बढ़े, इसका दायरा और बढ़े एमएसपी का, ये कोशिश रहेगी। और उम्मीद करते हैं इस सब कोशिश में आप भी हमारे साथ हैं। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।